क्लास 12th बच्चों, हम लोगों का लेसन चल रहा था सामाजिक आंदोलन, और इसमें हम लोग जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख कारण जो थे उसमें पहला सभ्य समाजों से संपर्क, दूसरा अंग्रेज मिशनरियों से संपर्क, तीसरा नवीन शासन व्यवस्था, चौथा आर्थिक शोषण, पांचवा दोषपूर्ण वर्ण नीति और छठवां संस्कृतिकरण, सातवां धर्म परिवर्तन। इसके बारे में आप लोगों को कल विस्तार से बता चुके थे, और आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक हमारा महिलाओं का आंदोलन। आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि महिलाओं ने कब कब और क्यों आंदोलन किए थे। तो चलिए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो आंदोलन किए गए, उन्हीं आंदोलनों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आधुनिक युग में भारतीय समाज में जागरूकता आई और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए उनकी सामाजिक पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए संगठित रूप से प्रयास भी किए गए। तो वह कौन कौन से प्रयास जो हैं किए गए। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों में महिलाओं से संबंधित अनेक लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। वह आंदोलन था महिलाओं से संबंधित, लेकिन उसको प्रारंभ पुरुषों ने किया था। उसमें हमारे कुछ लोगों के नाम हैं, जैसे क्रिलिष्टम, पंडिता रमाबाई, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, सर सैयद अहमद खान। इन लोगों ने समाज सुधारक के लिए समाज की जो कुरीतियाँ थीं उनको हटाने के लिए जो है प्रयास किए। तो वो कुरीतियों में था सती प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह था, और जाति भेद थे, अस्पृश्यता था। ये सारी जो कुरीतियाँ थीं इनको दूर करने के लिए इन्होंने, जो ये समाज सुधारक थे, इन्होंने सती प्रथा के विरोध आंदोलन किया, विधवा विवाह के समर्थन में किया कि इन्हें जो है उचित न्याय दिया जाए, और इनके पक्ष में यह आंदोलन किए गए। तो जब इन समाज सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए, जब जन जागरण जागरूकता लाने के लिए उपनिवेश काल में भारत में जो लाई गई प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, ये जो साधन थे, इनका सहारा लिया, और इन साधनों का सहारा लेकर के आवागमन के साधनों के द्वारा जागरूकता फैलाने में इनको सहायता भी मिली।
तो जो ये समाज सुधारकों ने जो इसके विरोध में इनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने उसी कट्टरपंथियों के विचारों के विरोध को झेला और उन मुद्दों को वे उठाते ही रहे जिन मुद्दों से इन्हें राष्ट्र को आधुनिक बनाने में सहायता मिले। कितनी भी समस्याएं इनके सामने आईं, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे। भारत में जो कुरीति फैली हुई थी, तो इसमें ब्रह्म समाज ने सती प्रथा के विरोध जो है सबसे पहले विरोध किया ब्रह्म समाज ने। फिर इसी के प्रतिवाद में बंगाल में हिंदू समाज के रूढ़वादियों ने धर्म सभा का एक संगठन भी किया। जब धर्म सभा का इन्होंने संगठन किया, तो ब्रिटिश सरकार को एक याचिका इन्होंने भेजी और उस याचिका में इन्होंने कहा कि समाज सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि वे धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। तो ऐसी जो इनके ऐसे प्रयास जो थे वह क्या हो गए, अस्वीकृत हुए और अनेक सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध इनका जनमत जो है वह चलता रहा। तो भारत में समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व को क्या मिला, प्रोत्साहन ये लोग दे रहे थे। तो इसके परिणाम से कुरीतियाँ धीरे धीरे कम हो गई और फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिलाओं के आंदोलन हेतु राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि हुई और फिर उसमें जैसे वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल काउंसिलिंग फॉर वुमेन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स, ऐसे संगठन जो हैं यह स्थापित किए गए। तो इन संगठनों में महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे थे उन पर विशेष जोर दिया गया। जब उन पर विशेष जोर दिया गया, उनके हितों की रक्षा हेतु जब संगठित किया गया, तो उसमें वर्तमान में फिर क्या हुआ, उनके हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अलग से मंत्रालय भी सक्रिय हुए। तो इसमें जो था 20वीं शताब्दी में महिला पुनर्जागरण जो है उसके नाम से इसे जाना जाता है। इसमें महिलाओं की जो प्रमुख समस्याएं थीं कि वह पुरुषों पर आत्मनिर्भर, और दूसरी उनकी समस्या थी कि परिवार और समाज में असुरक्षित वो अपने को महसूस करती थी। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न महिला संगठनों की स्थापना हुई, जो अभी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से महिला संगठन स्थापित किए गए। तो जब भारत में महिला आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है तैयार की गई, तो उसकी कुछ विशेषताएं थीं। तो वो कौन सी विशेषताएं थीं, आइए उसके बारे में आपको बताएं। इसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति जो थी विभिन्न कालों से बदलती रही। इसमें इसके कुछ प्रमाण हमको वैदिक और उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है।
वैदिक और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का स्थान अत्यधिक सम्मानित था। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले। लेकिन उसके बाद महिलाओं की भूमिका जो है वह घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित हो गई। उसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, शिक्षा से पृथक, घरेलू हिंसा और ये जो है इस तरह की कुप्रथाओं का इनको सामना करना पड़ रहा था। तो जब ये लोग इतनी ज़्यादा प्रताड़ित की जाने लगी थी तो इन्हीं विश्वासों ने देवदासी जैसी अमानवीय प्रथा को भी जन्म दिया था। तो मध्यकाल में क्या था, स्त्री जीवन से संबंधित ये समस्याएं जो थीं लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। तो उस काल में, मध्यकाल में स्त्री जीवन के लिए काला युग के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता था। फिर दूसरा पॉइंट इसका था कि जब भारत में ब्रिटिश शासन आरंभ होने लगा तो यहाँ जो है सामाजिक समानता और वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित जो है नई शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई और तब इसे में प्रभावित होकर के सबसे पहले जो है राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए पहला आंदोलन किया था। और उस आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को सती प्रथा और बाल विवाह पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाने के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता देनी पड़ी। फिर तीसरा पॉइंट है कि 20वीं शताब्दी में जब महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया तो उन्होंने पहली बार महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए, आंदोलन में सहभाग करने के लिए उनको प्रेरणा दी। तो उस समय क्या हुआ, लाखों स्त्रियां जो हैं स्वतंत्रता आंदोलन में सहभाग करने के लिए उनके अंदर एक नई चेतना जो है वो जागृत हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि महिलाओं के संगठन ने स्वयं भी अपने अधिकारों को पाने के लिए तरह तरह के आंदोलन करना प्रारंभ किया। फिर चौथा पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत में नया संविधान लागू हुआ तब इसके द्वारा जाति, लिंग और धर्म संबंधी विभेदों को दूर करने के लिए सामाजिक और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया। तो उसमें भी महिला संगठनों की मांग को ध्यान में रखा गया और महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार देने के साथ उन्हें परिवार की संपत्ति में स्वतंत्र अधिकार दिए गए और उसी में कानून द्वारा दहेज प्रथा पर रोक लगा दी गई तथा घरेलू हिंसा जो थी वह महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए भी कठोर कानून लागू किए गए। आज भी आप देखती हैं कि कुछ जो है वो पुलिस के नंबर हैं और आप लोगों को कॉलेज में भी आकर के बताया गया है कि यदि कोई भी इस तरह की घटना आपके पास पड़ोस में होती है जहां महिलाओं के ऊपर जो है हिंसात्मक किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके बताइए
आपका नाम, मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा। तो जब ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में सभी आयु वर्ग की लड़कियां जो थीं वह उनको जब सुविधाएं मिलने लगीं तो उनके अंदर नई चेतनाओं का विकास होने लगा। और अब इसमें हमारा 5वां पॉइंट है कि अनेक महिला संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन किए, लेकिन इनमें से अधिकांश आंदोलन आज भी अपने आरंभिक चरण में हैं और उसमें जो है जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में आज भी स्त्रियों का सामाजिक और आर्थिक स्थान दूसरे दर्जे का माना जाता है। फिर उसके बाद इसी में 6वां पॉइंट है हमारा कि भारत में विभिन्न महिला संगठनों द्वारा समय समय पर आंदोलन तो किए गए, लेकिन उनकी जो गतिविधियां थीं वह बहुत ही सीमित थीं और उन आंदोलनों का उद्देश्य जो है वह पश्चिमी समाजों की तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि क्या था कि आंदोलनों से संबंधित अधिकांश मुद्दे ऐसे रहे जिसमें महिलाएं परिवार और समाज में सुरक्षा प्राप्त कर सकें। अब हमारा हेडिंग है इसी महिला आंदोलन में ही महिला आंदोलन के प्रमुख संगठन। तो महिला आंदोलन के कौन से प्रमुख संगठन हैं? भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से महिला संगठन स्थापित होना प्रारंभ हुए जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग करना आरंभ कर दी। स्वतंत्रता से पहले अखिल भारतीय स्तर पर काम करने वाले संगठनों में 2 संगठनों ने नारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई। उन्हें अखिल भारतीय महिला संघ और दूसरा भारत महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद, ये 2 नामों से इनका संगठन जो है वो चला। तो पहला जो था अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना जो है सन 1927 में हुई और इसमें जो है स्त्री शिक्षा तथा समाज सुधार की मांग को लेकर समय समय पर अनेक आंदोलन किए गए। और ये जो अखिल भारतीय महिला संघ था, इस संगठन को सरोजनी नायडू इस संगठन की विशेष नेता थी और उन्होंने भारत में नारीवादी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। तो इस कॉन्फ्रेंस में अधिवेशन में स्त्रियों को समान अधिकार तथा मानवाधिकार देने से संबंधित अनेक प्रस्ताव जो हैं वह पास किए गए। तो ये पहला संगठन था अखिल भारतीय महिला संघ। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। यह महिलाओं के लिए पहला संगठन था जिसमें महिलाओं के शोषण, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा का विरोध करने के साथ
उच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी मांग की गई थी। तो ये था हमारा 20वीं शताब्दी का। और उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद अनेक ऐसे महिला संगठनों की स्थापना हुई जिनके मुद्दे अलग अलग थे। भारतीय महिला संघ ये 1971 में बना। फिर 1975 में कामकाजी महिला फोरम, इसका निर्माण हुआ। फिर 1976 में 1976 में नारी मुक्ति संघ, और फिर 1990 में भारतीय महिला संघ। इनकी स्थापनाएं जो हैं, ये संगठन बनाए गए। फिर महिला जो है महिला आत्मरक्षा समिति, इसके लिए महिलाओं ने आवाज़ उठाई और आंदोलन किए गए। महिला आत्मरक्षा समिति, और इसी के साथ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना शुरू किया गया। तो महिलाओं को आत्मरक्षा के साथ प्रशिक्षण के तरीकों की जानकारी दी गई, और कामकाजी महिला संघ ने अपनी मांग के लिए आंदोलन फिर नहीं किया, क्योंकि उनको जो है इस तरह की व्यवस्था। फिर कामकाजी महिलाओं ने जब आंदोलन नहीं किया इसके लिए, क्योंकि उन्हें सुविधाएं और उनकी मांग जो है वह पूरी होने लगी। फिर इसके बाद नारी मुक्ति संघ ने पश्चिमी में यह आंदोलन पश्चिमी के लोगों ने आरंभ किया। तो उसमें क्या था कि महिलाओं के लिए उन सभी अधिकारों और व्यवहार के तरीकों की मांग की गई जिसमें भारतीय संस्कृति से बिल्कुल भिन्न होने के कारण नारी मुक्ति संघ को महिलाओं का अधिक समर्थन नहीं मिल पाया। फिर धीरे धीरे महिला आंदोलन के क्षेत्र में जब विभिन्न संगठन बन गए, तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिन महिलाओं ने सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करना प्रारंभ किया था, तो स्वतंत्रता के बाद वे राजनीतिक दलों से संबंधित हो गईं। तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कोई समुचित नेतृत्व न मिलने पर उनके आंदोलन का रूप जो था सक्रिय नहीं हो पाया। तो इसमें फिर जो है एक संगठन बना, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा यह संचालित किया गया। फिर जनवादी महिला समिति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन जो काम करती थी उनके लिए था ये। फिर था महिला दक्षता समिति। महिला दक्षता समिति जो थी, यह एक बहुत बड़ा संगठन था जो जनता दल के नियंत्रण में था, और इस संगठन में जो किए जाने वाले आंदोलनों का उद्देश्य था वह राजनीतिक दल के पक्ष में महिलाओं को संगठित करना था। फिर भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है इनके अधिकारों के लिए फिर इन लोगों ने आवाज़ें उठाई, तो उनकी सुरक्षा के लिए ठोस आंदोलन जो हैं वो किए गए।
जिनमें गुलाबी गैंग आंदोलन ये था। और यह आंदोलन जो था, गुलाबी गैंग आंदोलन, यह 2006 में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के ग्रामीण हिस्सों में प्रारंभ हुआ था। तो बांदा जो है वो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए ज़िलों में से माना जाता है। यहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक मात्रा में है और स्त्रियों का अपहरण तथा घरेलू हिंसा, ये सब चीज़ जो हैं ये यहाँ पर अधिक होती हैं। फिर उसी बीच में संपत पाल जो हैं, यह भी युवा स्त्रियों को लेकर इन्होंने भी एक संगठन अपना बनाया और उसमें महिलाओं के उत्पीड़न जो थे उसके लिए आंदोलन किया और उसमें महिलाओं को जुटाना प्रारंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें लोकप्रियता जो है वह बढ़ती गई और फिर हिंदुस्तान टाइम्स जैसे पत्र पत्रिकाओं में 2014 में इन सब संगठनों की सदस्यता जो है वह हुई कि इसमें 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं जो है वह भाग ले सकती हैं। तो इस प्रकार कई तरह के इनके जो हैं वो तैयार किए गए थे, मुद्दे तैयार किए थे। फिर एक और था, सबरीमाला मंदिर से महिलाओं में प्रवेश जो था उसके लिए हुआ था। फिर स्वायत्त शासी महिला आंदोलन हुआ था। तो इस प्रकार से इनके आंदोलन जो हैं वह बराबर चलते रहे। अब हम लोग देखेंगे कि महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या थे। तो महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे जो थे वह इस प्रकार थे कि जैसे भारत में महिला आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा था कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा से संबंधित। इसमें आपका घरेलू हिंसा था, लड़कियों की भ्रूण हत्या थी, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ किए जाने वाले अभद्र व्यवहार, ये सब थे। फिर दूसरा था महिला आंदोलन के द्वारा अपहरण था, बलात्कार था, यौन उत्पीड़न था, दहेज प्रथा था और जिसके लिए जो है अधिनियम भी पारित किए गए थे। फिर उसके बाद था अनुसूचित वर्गों की तरह महिलाओं में रोजगार में आरक्षण के लिए था। सन 1960 और 1970 के दशक में गुजरात, महाराष्ट्र में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में जो तेज़ी हुई उसके लिए भी आंदोलन किया गया और उसमें भी महिलाएं जो हैं वह भाग ले रही थीं। तो इस तरह से कई ऐसे मुद्दे थे जो इनसे संबंधित थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था महिला आंदोलन। और अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे इस जो सामाजिक आंदोलन हमारा लेसन चल रहा था तो इसमें जो कुछ विशेष टॉपिक थे उनके बारे में पुनः फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या है? तो सामाजिक आंदोलन जो है वह जनता के उस संगठित प्रयास से है जो किसी सामान्य विचारधारा पर आधारित होता है तथा इसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना अथवा किसी परिवर्तन का विरोध करना होता है सामाजिक आंदोलन। फिर था हमारा सुधारवादी आंदोलन। तो सुधारवादी आंदोलन जो है
इसके द्वारा विद्यमान व्यवस्था के किसी पक्ष या भाग में संशोधन या सुधार करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। फिर एक टॉपिक था विशिष्ट सामाजिक आंदोलन। तो विशिष्ट सामाजिक आंदोलन जो है यह उस सामाजिक आंदोलन से है, इसका तात्पर्य, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित होता है। इस वर्ग के आंदोलन का लक्षण संगठित होना, सुनिश्चित विचारधारा तथा अनुभवी नेतृत्व होना होता है। तो ये है विशिष्ट सामाजिक आंदोलन। इसमें जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। फिर एक टॉपिक था अभिव्ययात्मक आंदोलन। तो इसका उद्देश्य जो है ऐसे आंदोलन से है जिसमें किसी विषय के बारे में असहमति को प्रतीकात्मक रूप से व्याख्या किया जाता है। जैसे उदाहरण के बतौर देख लें कि धार्मिक आंदोलन तथा फैशन आंदोलन, ये हैं इसके उदाहरण में। फिर अगला था क्रांति। क्रांति जो है यह वह प्रक्रिया है जिसमें सशस्त्र विद्रोह भी सम्मिलित हो सकता है तथा जिसके फलस्वरूप सामाजिक संरचना में तीव्र एवं विस्तृत परिवर्तन भी आ जाते हैं, तो उसे क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं। फिर है पारिस्थितिक तंत्र। यह तंत्र जो है यह पर्यावरण के समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था से है। फिर है पारिस्थितिक अवक्रमण। ये जो है पारिस्थितिक अवकरण जो है ये पारिस्थितिक तंत्र से आने वाली किसी भी असामान्यता से है। इसमें वन क्षेत्र में होने वाली कमी, पानी की सतह नीचे होना, भूमि के कटाव का सम्मिलित किया जाना, ये सब इसमें जो है ये सम्मिलित होते हैं। और अब आपको इस पूरे पाठ के सारांश के बारे में बता दें। इस पाठ का पूरा सारांश जो है इसमें पॉइंट वाइज देख लीजिए। जैसे पहला, सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने अथवा इसका विरोध करने का एक संगठित प्रयास है जो किसी सामान्य विचारधारा पर आधारित होता है। फिर सामाजिक व्यवस्था संबंधी किसी पक्ष या समस्या के निवारण के किसी संगठन द्वारा किए जाने वाले व्यापक प्रयासों को आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन सदैव योजनाओं पर आधारित होते हैं तथा उन्हें किसी धार्मिक या राजनीतिक संगठन द्वारा समर्थन प्राप्त होता है और प्रत्येक आंदोलन का कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त होता है। आंदोलन में लोकमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है और आंदोलन में भावनाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें प्रदर्शनों एवं नारों द्वारा दर्शाया जाता है। आंदोलन की पूर्व सूचना दे दी जाती है और वैसे आंदोलन जो हैं अहिंसात्मक तथा हिंसात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर हमारा सामाजिक आंदोलन के विकास की मुख्य अवस्थाएं क्या थीं? तो संबंधित जनसमूह में असंतोष की भावना से उत्तेजना बढ़ना, आंदोलन संबंधी भावना का प्रबल होना,
तथा मनोबल का विकास होना। इसके उपरांत आंदोलन संबंधी विचारधारा का निर्माण होता है और अंत में आंदोलन के संचालन की युक्तियों को निर्धारित किया जाता है। और अगला इसमें सामाजिक आंदोलन तथा सामाजिक परिवर्तन के संबंध में, ये दोनों संकल्पनाएं अलग अलग हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सामाजिक आंदोलन सीमित अवधि के लिए चलाए जाते हैं और तथा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के उपरांत समाप्त कर दिए जाते हैं। फिर सामाजिक आंदोलन के एक वर्गीकरण के अंतर्गत सामाजिक आंदोलनों के 3 वर्ग निर्धारित किए गए हैं: सुधारवादी आंदोलन, प्रतिदानात्मक आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। फिर उसके बाद हमारा है सामाजिक आंदोलन का एक अन्य वर्गीकरण भी किया गया है, जिसके अंतर्गत सामाजिक आंदोलनों के 2 वर्ण निर्धारित किए गए हैं: पुराने आंदोलन तथा नव आंदोलन। और इन दोनों आंदोलनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। फिर इसमें था पर्यावरण के संतुलन के बनाए रखने के लिए तथा पारिस्थितिक तंत्र को बचाए रखने के लिए भी आंदोलन हो रहे थे। उन्हें समाजशास्त्रीय भाषा में पारिस्थितिकी आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया गया। और पारिस्थितिकी अवक्रमण के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक क्या थे? वनों का विनाश, भूमि का कटाव, जल स्रोतों की कमी तथा खतरनाक उद्योगों की स्थापना। फिर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा व्यापक कार्य किए गए। इन्हीं के सतत प्रयासों से जनता में पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में चेतना जागृत की गई। फिर कुछ आंदोलन समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के द्वारा भी हुए। तो ये आंदोलन जो थे वर्ग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान तथा हितों की रक्षा के लिए होते थे। तो इसमें जैसे था वर्ग द्वारा किसान आंदोलन था, कामगारों का आंदोलन था और उसी के साथ साथ और भी कई आंदोलन के बारे में बताया गया था। फिर भारतीय समाज में समय समय पर जनजातीय आंदोलन भी होते रहे। जनजातीय आंदोलनों का प्रमुख कारण जो था सरकारी और गैर सरकारी तौर पर लोगों का आर्थिक शोषण, और इसके अतिरिक्त और भी इसके कई कारण थे। जैसे भारत में जनजातीय आंदोलनों को बढ़ावा दिया। जनजातीय आंदोलनों के लिए जिम्मेदार जो थे उनका मुख्य कारण जनजातीय समाज का सभ्य समाज से संपर्क तथा ईसाई मिशनरियों से संपर्क, नवीन शासन व्यवस्था, आर्थिक शोषण, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया तथा धर्म परिवर्तन। और लास्ट में था हमारा भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर आंदोलन। तो इसमें 19वीं शताब्दी में विभिन्न समाज सुधारकों ने आंदोलन आयोजित किए और इन समाज सुधारकों का रूढ़िवादियों से खुलकर विरोध किया और अंत में ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं से संबंधित कुप्रथाओं और कुरीतियों को समाप्त करने का भी समर्थन। अब ये हमारा जो सामाजिक आंदोलन था ये लेसन समाप्त हो गया। अब इसमें जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो
तो पहले विस्तृत प्रश्न देख लीजिए आप लोग। पहला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा निर्धारित कीजिए। सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए सामाजिक आंदोलन के मुख्य सिद्धांतों अथवा कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न, सामाजिक आंदोलन का विकास कैसे होता है? विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण दीजिए। और फिर अगला, सामाजिक आंदोलनों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। फिर आगे, पारिस्थितिकी से क्या आशय है? पारिस्थितिकी अवक्रमण अथवा पर्यावरण के बिगड़ने के कारणों का विवरण दीजिए। पर्यावरण को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत विवरण दीजिए। फिर है, वर्ग पर आधारित आंदोलन से क्या आशय है? किसान आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए तथा मुख्य किसान आंदोलनों का परिचय दीजिए। फिर, कामगारों के आंदोलन से क्या आशय है? औपनिवेश काल में तथा स्वतंत्र भारत में कामगारों के आंदोलन का सामान्य चर्चा कीजिए। फिर अगला, जाति आधारित आंदोलन से क्या आशय है? दलित आंदोलनों का सामान्य परिचय दीजिए। फिर अगला, पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन का सामान्य परिचय दीजिए। फिर अगला, भारत में जनजातीय आंदोलनों का परिचय दीजिए। जनजातीय आंदोलनों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत कीजिए। फिर, भारत में जनजातीय आंदोलनों के प्रमुख कारण बताते हुए महिला आंदोलन के बारे में विस्तार से बताइए। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न। आप देखिए, सामाजिक आंदोलन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सामाजिक आंदोलन के 2 प्रमुख कारण बताइए। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर बताइए। सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है? सुधारवादी सामाजिक आंदोलन से क्या आशय है? क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन से क्या आशय है? और पुराने सामाजिक आंदोलनों से क्या आशय है? नए सामाजिक आंदोलनों से क्या आशय है? नए सामाजिक आंदोलनों तथा पुराने आंदोलनों में क्या अंतर है? फिर हमारा है, पारिस्थितिकी तथा समाज में क्या संबंध है? चिपको आंदोलन से क्या आशय है? नक्सली आंदोलन का सामान्य विवरण क्या है? दलित साहित्य का प्रभाव परिचय, ये हो गया। फिर है अतिलघु। अतिलघु में देखिए, सामाजिक आंदोलन की एक सरल एवं स्पष्ट परिभाषा दीजिए। स्पष्ट कीजिए कि सामाजिक आंदोलन लोकमत को प्रभावित करता है। तीसरा, क्या सामाजिक आंदोलन भावुकता पर आधारित होते हैं? चौथा, सामाजिक आंदोलन के एक कारण के रूप में रीति रिवाजों की प्राचीनता का उल्लेख कीजिए। फिर, सामाजिक वर्गों में असंतोष से भी सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। फिर, पिछड़े वर्गों के आंदोलन का उच्च जातियों के विरोध क्यों किया? अगला, सभ्य समाजों के संपर्क ने जनजातीय आंदोलनों को जन्म दिया, कैसे?
फिर सरकार की दोषपूर्ण वर्ण नीति ने जनजातियों में विद्रोह को जन्म दिया। ये हो गया। अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला, वाणिज्यीकरण किसे कहते हैं? दूसरा, सामाजिक आंदोलन क्या है? तीसरा, सामाजिक आंदोलनों की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर दी गई? चौथा, द लॉजिक एंड कलेक्टिव एक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? फिर अगला, सामाजिक आंदोलन में सहभागिता का उपयोगितावादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? छठा, किस विद्वान ने सामाजिक आंदोलनों के सफलता संसाधनों अथवा विभिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की बनाया? अगला, नक्सली आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? आठवां, रजनी कोठारी ने भारत में 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलन की अधिकता का क्या कारण बताया? नौवां, पारिस्थितिकी आंदोलन से क्या समझते हैं? 10वां, किसी एक पारिस्थितिकी आंदोलन का नाम बताइए। 11वां, चिपको आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा है? 12, सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? 13, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? 14, किसी एक राष्ट्रीय महिला संगठन का नाम बताइए। 15, फेमिनिज्म इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? 16, द इंडियन वुमेन रिफॉर्म एंड रिवाइवल नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? अगला, दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? और अब आइए बहुविकल्पी प्रश्न। सामाजिक आंदोलन समाज अथवा इसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है। यह किसका कथन है? तो आंसर में है हर्बर्ट ब्लूमर, हार्टन एंड हर्ट का कथन है। फिर दूसरा है, सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है? तो सामाजिक आंदोलन की विशेषता है कि ये संगठित योजनाओं पर आधारित होता है। फिर तीसरा है, सामाजिक आंदोलनों को नेतृत्व प्राप्त कैसे हुआ? तो इसका आंसर है समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा। फिर अगला है, अधिकांश आंदोलन किस पर आधारित होते हैं? तो आंसर है भावुकता पर। फिर अगला क्वेश्चन, सामाजिक आंदोलन का कारण क्या होता है? तो इसमें कई चीज़ें हैं। स्थिति एवं कार्य में असंतुलन, रीति रिवाजों की प्राचीनता, आर्थिक क्षेत्र में असंतोष। फिर है, भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रकार
तो भारत में जनजातीय आंदोलन के भी कई प्रकार थे, जैसे मसीही आंदोलन, विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन, आर्थिक शोषण से प्रेरित आंदोलन। फिर है अगला, भारत में जनजातीय आंदोलन का कारण। तो इसके भी कई पॉइंट हैं, जैसे सभ्य समाजों से संपर्क, दोषपूर्ण वन नीति और आर्थिक शोषण। फिर पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों को क्या कहते हैं? तो उसके परस्पर संबंधों कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कहा जाता है। फिर अगला है तीव्र औद्योगिकरण व नगरीकरण, गहन कृषि, जनसंख्या विस्फोट, खनन तथा अन्य मानवीय क्रियाओं के परिणाम को कहा जाता है। तो कौन सा परिणाम है? तो उसमें आ जाएगा पारिस्थितिकी अवक्रमण। फिर पारिस्थितिकी अवक्रमण का क्या कारण है? तो इसके में कई आएंगे, वनों का विनाश तथा भूमि का कटाव, खतरनाक उद्योग और जल स्रोतों की कमी। फिर सुंदरलाल बहुगुणा का श्रेय किसको है? सुंदरलाल बहुगुणा जो है, इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? तो इसमें है चिपको आंदोलन को इन्होंने व्यापक रूप प्रदान किया था। चिपको आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान किया था। तो ये बच्चों हमारा जो लास्ट लेसन चल रहा था ये अब